हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिनांक हो गया 22 तारीख 9 महीना 2025 और आज ही के दिन हमारा जो नवरात्रि का पूजा होता है, माता रानी का आगमन हो चुका है। और इसी के साथ साथ हम लोग तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हमारे माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग अच्छे करेंगे 10th क्लास में, और हम भी अच्छे करेंगे। तो आप सभी का भी आशीर्वाद चाहिए और हमारे माता रानी का भी आशीर्वाद चाहिए। वो तो आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं, बट आप सभी का आशीर्वाद लेना बाकी है। तो आप सभी लोग किस प्रकार से आशीर्वाद दीजिएगा, तो वो आशीर्वाद के रूप में आता है एक सब्सक्राइब का बटन। यूट्यूब पर सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक शेयर का बटन आता है, तो अपने दोस्तों के पास अगर शेयर कर दीजिएगा तो हमारा आप सभी का आशीर्वाद हमारे पास पहुंच जाएगा। और हमारा आशीर्वाद तो आप सभी के पास है ही कि हमारा मेहनत आप सभी के साथ रहेगा और आप लोग कामयाब हो पाएंगे क्लास 10th में। इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में अच्छे करेंगे। अब अभी तो अच्छा करना है सिर्फ 10th क्लास में, और बिल्कुल सही तरीके से क्रैश कोर्स आसानी से ख़त्म करना है। और उसके बाद बिल्कुल एक साथ होकर के 3 महीने के अंदर में हम लोग को पूरे चैप्टर ख़त्म कर देने हैं। और चौथे महीने जैसे ही आएंगे हम सभी को उसका रिवीजन चालू कर देना है। तो हम लोग रिवीजन भी करेंगे, क्रैश कोर्स भी करेंगे, जिसमें होता है 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। और सभी का रिवीजन आप सभी को कराया जाएगा। कुछ नोट्स कॉपी भी दिए जाएंगे PDF के रूप में, और आप सब लोग अच्छे करेंगे। तो आज हमारे क्रैश कोर्स का डे 3 है, 4 है, मतलब पार्ट 4 है समांतर से वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या में पीछे हम लोग बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी ने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख सकते हैं और आप लोग अच्छे कर सकते हैं। तो आइए आज ज़्यादा पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि इस कारण से कि हर एक वीडियो में अगर रिवीजन ही करते रहेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग में चल जाते हैं और हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इस कारण से सिर्फ आज चैप्टर पर ध्यान देते हैं। और 1.1 ख़त्म हो चुका है, 1.2 के और बढ़ने का प्रयास करते हैं। 1.2 में कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उस सभी को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर किताब निकाल लेते हैं, बुक निकाल लेते हैं अपना, और उसमें देखते हैं कि कैसा कैसा कॉन्सेप्ट दिया रहता है। सबसे पहले तो आप सभी लोग एक बात जानते होंगे, 2 अंक दिए रहते थे, उसका HCF और LCM किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहले आप सभी लोग एकत्रित होकर बिल्कुल ध्यान से हमारे बोर्ड पर देखिए, हम आगे क्या करते हैं। आप सभी लोग बोलिएगा कि क्या सर ये सब बता रहे हैं, ये सब तो हम लोग 8 क्लास 7 क्लास में ही थे तो पढ़ लिए थे, 5 क्लास में थे तो पढ़ लिए थे, लेकिन उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वे आप सभी लोग नहीं पढ़े होंगे। मेन उसे समझना होता है। तो आइए पहले हम लोग कुछ एग्जाम, बिल्कुल छोटा एग्जामिनेशन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या एग्जाम्पल के रूप में है 24, और इसके साथ साथ एक ले लेते हैं 28। इस प्रकार से है। इसका सबसे पहले अगर LCM निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे। LCM निकालने के लिए बोलता था तो या तो हम लोग इस प्रकार से LCM निकालते थे, और नहीं तो एक और तरीका है अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करके LCM निकालने के लिए। HCF निकालने के लिए एक और तरीका है। ये हुआ सिर्फ LCM निकालने के लिए, इससे LCM HCF दोनों निकाल सकते हैं। और एक HCF निकालने के लिए ये तरीका होते थे, जिससे हम लोग पिछले कक्षा में ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आज सिर्फ यही देखने वाले हैं, और ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 28 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब 2 से लगाएंगे तो 12 मरतबे कर जाएगा, 2 से 6, 2 से 3 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे तो 14, 2 से लगाएंगे तो 7। इस प्रकार से अब इसे क्या करते थे, 24 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इस प्रकार से अब 28 को देखते हैं। 28 में है 2 गुना 2 गुना 7। इतना फैल लिखने के पीछे भी हमारा कुछ कारण है, इस कारण से इतना दूरी बनाकर लिखे हैं। तो वो कारण क्या है आप सभी को दिखा देते हैं। जैसे कि आप सभी ने बचपन में पढ़े होंगे कि इस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से ये मिलाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, मतलब कि ऊपर के अंक में और नीचे के अंक में दोनों जो सेम मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग HCF कहते हैं। मतलब कि सबसे कम बार जो मिलेगा उसको HCF कहेंगे। तो यहाँ पर HCF के रूप में हमारा आ जाता है 2, और एक और 2 है तो यहाँ पर गुना में 2 कर देंगे, हमारा HCF आ गया 2 गुना 2, जिसका गुणनफल हमें
4 प्राप्त होता है। अब एलसीएम बोलेगा कि एलसीएम इसमें क्या होता है, तो एलसीएम होता है कि जो HCF आया है उससे भी लेना है और जो नहीं है उस सभी को एक साथ गुना करना है। तो एलसीएम में आएगा 4 गुना में ये वाला 2 तो हो गया। अब इसके बाद जो नहीं मिला है उस सब को एक साथ करके लिखते हैं, 2 गुना 3 गुना 7। अब यदि इन सभी को गुना करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले 7 में 3 से गुना करते हैं, 7 या 21, 21 में 8 से गुना करते हैं, 4 दूनी के 8, तो 8 8 दूनी 16, 168 प्राप्त होता है। मतलब कि हमारा एलसीएम और HCF जो आया है, एक HCF आया है जो 4 है और एलसीएम आया है जो 168 है। तो ये हमारा क्या है, यही तरीका हम लोग बनाएंगे तो हमारा 10th अच्छा हो पाएगा? जी नहीं, ये बहुत लॉन्ग प्रक्रिया है। ये तो करना पड़ेगा किसी फेयर कॉपी में, इसके लिए कोई डॉट वाला बात नहीं है, मतलब ये फेयर में कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो लिखना होता है बहुत सटीक तरीके से लिखना होता है, तभी हमारा अच्छा कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखना होता है कि यहाँ पर इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि इसमें 2 की मात्रा कितना है, 2 की संख्या कितने हैं, तो 1 2 3, मतलब कि 2 है जिसकी संख्या 3 गो है। मतलब गुना में रहता था तो यदि प्लस में रहता था तो तीनों को जोड़ते थे, 2 + 2 2 4 और 4 + 2 6 होता था। लेकिन यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन गुना अभी नहीं करना है, सिर्फ इसे पावर के रूप में चढ़ा देना है। तो 2 1 2 3 है तो 2 के पावर में 3 लग जाएगा, और गुना में 3 की संख्या 1 है तो 1 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसी प्रकार से 28 का गुणनखंड में क्या है, तो सबसे पहले 2 है तो 2 की संख्या कितनी है, तो 2, तो 2 के पावर 2 लग जाएगा, और गुना में 7 अकेले है तो 7 लग जाएगा। अब समझ में आया कि किस प्रकार से बनता है। अब बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझ आएंगे कि HCF और LCM किस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड को बहुत आसानी तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अब HCF निकालने के लिए बोलो, HCF, तो HCF उस अंक को कहते हैं, HCF उस अंक को कहते हैं कि इन दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में जिसका पावर सबसे कम होता है, जिसका पावर सबसे कम होता है और वह ऊपर दोनों अंक या तीनों अंक में मिलते रहता है, वही हमारा HCF कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका पावर 3 है और इसका पावर 2 है, मतलब 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 है। तो यहाँ पर 2 के जो पावर 2 वाला होगा ये सबसे कम मान वाला है, सबसे कम पावर वाला है। तो इस कारण से हम लोग का HCF 2 के पावर 2 है। अगर इसके आगे भी कोई अंक रहता है, जैसे कि 3 गुना 3 इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर 3 के पावर 2 और यहाँ पर 3 के पावर 5 रहता है, तो हमारा 3 के पावर 2 वाला HCF के रूप में आ जाता है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये तो 2 के पावर 2 में आ गया, तो इसे अब क्या करेंगे, यही आंसर है? नहीं, इसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 के पावर 2 हमारा 4 आ जाता है। तो ये भी तरीका से हमारा 4 ही आया, ये भी तरीका से हमारा 4 ही आया। तो सबसे सट तरीका कौन है, सटीक तरीका कौन है? तो सबसे सटीक तरीका है जो हमारा इसमें जगह कम लग रहा है, तो इस कारण से हम लोग उसी को अपनाएंगे जिसमें टाइम कम लगे, समय कम लगे और हमारा कॉपी का जो स्पेस होता है वो भी कम लगे। तो इस कारण से हम लोग ये वाले रास्ते को अपनाएंगे और अच्छा करेंगे। अब यहाँ पर LCM निकालना है, तो LCM क्या है, LCM किस मान को कहेंगे? LCM समझ लिया तो बाकी सब समझ जाएंगे। तो LCM निकालने के लिए जो होता है, HCF निकाले थे तो सबसे कम पावर लिए थे। अब LCM में उस पावर को लेना है जो सबसे अधिक पावर हो, मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर हो उसको LCM में रखते हैं। तो ज़्यादा पावर 2 में 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 लिखा जाएगा। अब उसके बाद कौन है, जो बचा हुआ है उस सब को लिख देना है, तो यहाँ पर 3 भी बचा हुआ है और फिर 7 है। अब ये सभी अंक को एक साथ गुना करते हैं। अब यहाँ पर 2 के पावर 3 8 होता है, और 8 में 3 से गुना करते हैं तो 24 आता है, और 24 में 7 से गुना करते हैं तो 168 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब बताइए इसमें इतना ही जगह लगा है, इतना ही, और समय भी कम लगा है। जिसका कम पावर रहेगा और वही हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे। अगर कोई टीचर हमसे पूछ दे कि इसका पावर 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 5 है, तो बताइए कि इसमें LCM क्या होगा, तो 2 के पावर 2 वाला होगा, ना कि 2 के पावर 5 वाला होगा। अब बोल देगा कि LCM कौन वाला होगा, तो LCM होगा 2 के पावर 5 वाला। इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर का प्रश्न कर सकते हैं। अब ये तो हम सभी को पहले से ही पता था, इसके आगे हम लोग नया क्या सीखने वाले हैं। आप लोग बोलिएगा कि ये तो हमसे पहले जानते थे, पहले से ही जानते थे, आप हमें नया क्या बताएं। तो नया हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि यदि हम LCM और HCF निकाल दिए हैं, इसको मिटा देते हैं और ये 24 28 को यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 24 का यदि अभाज्य गुणनखंड किया तो ये आया है
और 28 का भाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये आया है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग समझ लीजिए, यदि हम कोई दो संख्या देल है, यदि कोई दो संख्या देल है और उसका एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, और दोनों का एलसीएम एचसीएफ आ गया है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ सही है। तो एक तरीका होता है कि यदि हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों को गुना करें, दोनों को एक साथ गुना जो करते हैं वह हमारा ये दोनों का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब है, तो यहाँ पर 24 और 28 को एक साथ गुना करना है और फिर 168 को 4 के साथ गुना करना है। मतलब ये दो संख्या है, तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल मतलब गुना करने के बाद जो मिलेगा वह गुणनफल और बराबर LCM और गुना HCF। अब दो संख्या कौन कौन है, तो दो संख्या 28 है, सबसे पहले 24 है, तो 24 और गुना में 28 और बराबर में LCM कितना आया है 168 और HCF आया है जो 4 है। अब ये दोनों को हमें गुना करना है और गुना करने के बाद जो यहाँ पर अंक प्राप्त होगा दोनों का बराबर आएगा। तो देखिए किस प्रकार से बराबर आता है, बराबर आएगा तो हमारा ये जो मान निकाल कर आया है वह सही होगा और नहीं आएगा तो हमारा गलत होगा। तो सबसे पहले 128 में 4 से गुना करते हैं तो 8 चौके 32, 2 हाथ में 3, 6 चौके 24, 24 से 3 27, बाकी 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 672 आ गया है। अब 24 में 28 से गुना करते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीक़ा से। आप सभी को दो अंक का गुना करने आता है, आप सभी को बहुत आसान तरीके से एक देखिए बता देते हैं, एक लाइन में ही सिर्फ आंसर आ जाएगा। एक लाइन में ही आंसर कैसे लाएं, तो सबसे पहले जो सामने सामने है इकाई अंक वाला उसे गुना कर लेते हैं। तो 8 चौके 32 के 2, बाकी हाथ में 3। अब यहाँ पर तिरछा तिरछा गुना कीजिए, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब यहाँ पर तिरछा तिरछा, तो 8 दूनी के 16, 16 और 4 दूनी 8, तो 16 और 8 को एक साथ ऐड करते हैं तो 24 आता है। और बाकी हमारे पास कितना था, तो 7 था, 3 था, तो 24 और 7, 24 3 27 हो जाता है। तो 27 के 7 लिखना है, बाकी हाथ में 2 अभी हमारे पास है। अब यहाँ पर सामने सामने दहाई अंक पर गुना करना है, तो 2 दूनों का 4 और 4 और 2 6। तो यहाँ पर 24 और 28 को भी गुना किए हैं तो 672 आया है। और यहाँ पर 128 और 4 को गुना किए हैं तो 672 आया है। मतलब कि दोनों का मान बराबर आया है 672। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा HCF और LCM जो निकाला हुआ है हमारा मान सही है। तो क्या इतना ही हमारे पास आएगा और आगे कुछ नहीं आएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि एक सूत्र हमारे पास आया है कि दोनों संख्याओं को यदि गुना किया तो हमारा LCM गुना HCF मान के बराबर आया था। तो यहाँ पर एक तरीका आप सभी को बता देते हैं कि यदि हम दो संख्याओं निकालने के लिए मिले LCM और HCF, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM गुना HCF बराबर होना चाहिए। अब इसे समझ ही गए होंगे, तो इसे मिटा देते हैं, या तो आप लोग उतार भी सकते हैं कॉपी पर। अब इसे मिटा देते हैं, यहाँ पर से एक सूत्र और निकल जाएगा। यहाँ पर हमें बताने का मुख्य कारण अब पता चलेगा कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हम लोग क्या क्या हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि दो संख्या हमारे पास 24 था और 28 था, तो इसे इस प्रकार से भी तो कह सकते हैं कि हमारा पहला जो संख्या है 24 है और दूसरा जो संख्या है 28 है। मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या को एक साथ गुना करते हैं तो हमारा LCM गुना HCF आता है। तो इसके स्थान पर हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में LCM और गुना में HCF, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आगे की ओर हमारा एक और प्रश्न आ सकते हैं, यदि यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है और बराबर में लसा गुने मसा होता है, मतलब कि LCM गुना में HCF होता है, तो इससे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि प्रश्न पूछने का कोई एक तरीका तो नहीं होता है, उसका हजारों हजार तरीका है, अनंत बार पूछे जा सकते हैं। इसको हमेशा बदल बदल कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया हुआ रहता है और यहाँ पर लसा दिया रहेगा, मतलब LCM दिया रहेगा, तो हमसे पूछा जाएगा कि HCF क्या होगा। इसे भी हम सभी को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें
इसी में से फॉर्मूला को चुनना होगा। यदि यहाँ पर हमें 2 संख्या दे दिया है या तो 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया हो रहता है, तो HCF निकालने के लिए यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि इसी सूत्र से LCM निकाल के दीजिए। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले तो एक फार्मूला इससे निकाल सकते हैं और एक और फार्मूला होगा जो इसमें से हम लोग निकालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कर पाएंगे। तो LCM निकालने के लिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यदि कोई संख्या गुना में रहता है और बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और जो गुना में रहता है वह भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर LCM निकालने के लिए LCM को सेम छोड़ दिए हैं। अब HCF को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, मतलब यहाँ पर ये गुना में है, अब गुना में से इसे भाग में लाना है। तो ऊपर में रहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल जैसे कि हमारे प्रश्न में दिए रहेंगे कि 2 संख्याओं का यदि गुणनफल x दिया हुआ है और HCF y दिया हुआ है तो हमें LCM निकालिए, तो क्या होगा, इस फॉर्मूला पर हम लोग आसानी तरीके से निकाल पाएंगे। तो 2 संख्याओं का गुणनफल और बटा में HCF को कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग इस माध्यम से यदि 2 संख्या दिया रहे, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया रहे तो हम लोग उससे LCM बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसी सूत्र से हमें पता करना हो HCF कैसे निकालेंगे, HCF। तो HCF निकालने के लिए भी एक बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल पहले लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल पहले लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग LCM इस तरफ है गुना में और उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो LCM है जो भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग LCM और HCF का जो फार्मूला है बहुत आसान तरीके से जान पाए। अब इससे आगे हम सभी को पढ़ना है कि इस सूत्र से हम लोग और कितने सूत्र बना सकते हैं और कितने तरीके से LCM निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे प्रश्न में दिया रहे कि पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या भी दिया हुआ है और यहाँ पर LCM दिया हुआ है, तो ये सारे प्रश्न जो होते हैं ये हम सभी का क्लास 5 से ही पढ़ने के लिए मिल जाता है। 5 में हो जाए तो 5 में ही हम लोग को पढ़ने के लिए बहुत आसान तरीके से मिल जाता है और हम लोग उस समय ध्यान अच्छे तरीके से नहीं दे पाते हैं। सिर्फ हम लोग लघुत्तम पर ध्यान देते हैं, महत्तम समवर्तक निकालते हैं जो कि भाग विधि से होता है और इस विधि से हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा भी सूत्र मिलता है लेकिन उस समय जो हम सभी का होता है मोबिलिटी होता है, जो हमारे मस्तिष्क में चलते हुए रहता है ना कि हम लोग का ये आगे भी चल के पढ़ना है और इसे अभी से इतना बोझ लेकर क्यों चले, इस कारण से हम लोग छोड़ देते हैं और सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5 क्लास से जो शुरू हो जाता है, जो प्रश्न 5 क्लास में हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं वही प्रश्न 5 से लेकर के 9 क्लास तक का जो प्रश्न आएगा वही 10 क्लास में हम सभी को एक जगह कर एक स्थान पर हम लोग को पढ़ना होता है। मतलब कि 5 से लेकर के 9 क्लास तक 5, 6, 7, 8 और 9 को ऐड करने के बाद हमें 10 क्लास मिलता है। मतलब कि 1 साल तैयारी तो किए लेकिन 1 साल एग्ज़ाम तो होता है, उसको तैयारी करने के लिए हमें पीछे 5 साल का मेहनत करना पड़ता है। इस कारण से इसे हम लोग स्टेट बोर्ड कहते हैं, बिहार बोर्ड कहते हैं और ये हर एक स्टेट में होता है, चाहे वो भारत के कोई भी स्टेट हो। स्टेट लेवल पर एक स्टेट बोर्ड होता है और एग्जामिनेशन होता है इस प्रकार से। तो आप लोग समझ पाएँ कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब इससे आगे भी हम लोग निकालेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लोग बोला करते हैं कि हमारे क्लास 10th में सिर्फ क्लास 10th की तैयारी करने के लिए सिर्फ 13 महीना बाकी है, 12 महीना बाकी है, 8 महीना बाकी है, 4 महीना बाकी है और अब शेष 1 महीना बाकी है। इस प्रकार से हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बोला करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्लास 10th की तैयारी हम लोग 5 क्लास से ही चालू कर देते हैं। मतलब कि 5 क्लास से जो हमारे प्रश्न आते रहते हैं वही प्रश्न हमारा वहीं से चालू हो जाता है क्लास 10th की तैयारी। मतलब हम लोग 5 क्लास से भी पढ़कर क्लास 10th की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग क्लास 10th में नहीं पढ़ें तो हमारा 5 से लेकर के 9 तक का जो होता है ऑल सब्जेक्ट उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम लोग बिना पढ़े भी क्लास 10th निकाल सकते हैं और अच्छे कर सकते हैं। तो ये आशा करते हैं कि समझ में आया है, आप लोग उतार लिए होंगे अपने
कॉपी में। अब इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि दो संख्याओं वाला तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या मांझ रहा है, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ये दो संख्याओं का गुणनफल एक साथ गुना करके लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर जो है दो संख्या अलग अलग दिया रहेगा। अलग अलग मतलब कि या पहली संख्या दिया रहेगा, मान के चलिए कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है यहाँ पर, तो इस प्रकार से रहेगा। तो एलसीएम इसका निकल के आएगा ए बी, और HCF जो आएगा एक आएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर HCF और एलसीएम को गुना करेंगे तो ए बी आएगा, और यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या को भी गुना करेंगे तो ए बी आएगा, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर इस सूत्र से हम लोग 4 सूत्र और निकालेंगे। कहने का मतलब है कि 4 फॉर्मूला और निकल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसी फॉर्मूला के माध्यम से यदि पहला पद पूछ दे पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि ये गुना में है। तो गुना में इसे, अभी तो गुना में है, इसे और किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम इसे गुना के बराबर के दाएं साइड लेकर जाएं, गुना को बराबर के दाएं साइड लेकर जाते हैं तो भाग में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम गुना में HCF तो सेम रह जाएगा, एलसीएम गुना HCF ये तो सेम रह जाएगा। किंतु परंतु यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या जो है गुना से यहाँ पर भाग में आ जाएगा। दूसरी संख्या इस प्रकार से, दूसरी संख्या, और ये हमारा पहली संख्या का फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से आ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसी करके और जो है आगे का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पहली संख्या, और पहली संख्या का फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। अब आप ही लोग बताइए कि दूसरी संख्या हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ सकते हैं। तो एक तरीका यहाँ पर है कि दूसरी संख्या को छोड़ देते हैं बराबर के बाएं साइड, पहली संख्या को लेकर जाएंगे बराबर के दाएं साइड, इस प्रकार से। तो एलसीएम और HCF तो अभी सेम रह जाएगा, तो LCM गुना में HCF ये तो सेम रह जाएगा। अब यहाँ पर से पहली संख्या को उठाकर लेकर जाइए बराबर के दाएं साइड, तो यहाँ पर पहली संख्या आ जाएगा, पहली संख्या इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरी संख्या भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर से एक और फॉर्मूला आएगा एलसीएम का। तो एलसीएम का निकालने के लिए इतना आसान भाषा में नहीं बोलेंगे, अब लगातार हम लोग लिखते जाते हैं। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा में HCF। अब HCF का फॉर्मूला भी निकल सकता है, HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा में LCM। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आप सभी को ये फॉर्मूला किस प्रकार से हम लोग निकाले हैं ये समझ में आया है, तो आगे का प्रश्न आप सभी को बहुत आसान तरीके से आ सकते हैं और बना सकते हैं और अपने क्लास 10th अच्छे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है और इसका प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम लोग आगे की ओर देखने वाले हैं। तो इसे जल्दी से जल्दी अपने कॉपी में छापने का प्रयास कीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसी प्रश्न इसी फॉर्मूला से आगे का बिल्कुल जो प्रश्न है वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो जल्द से जल्द अपने प्रश्न में कॉपी में छापिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैसा कैसा इस पर प्रश्न रहते हैं और उसे किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो अपने पुस्तक को अपने पास रख लीजिए, अपने किताब जो होता है उसे अपने पास रखिए। NCERT का बुक है और KC सिन्हा का नहीं है, तो सिर्फ NCERT से अभी देखने का प्रयास करते हैं। और जो छूटल बढ़ल होगा, जिसे हम लोग छूटल बढ़ल करते हैं, अगर वो प्रश्न छूट जाएगा उसे हम लोग KC सिन्हा से भी देखने का प्रयास करेंगे। तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वह ख़त्म होता है। एक और कॉन्सेप्ट आप सभी को बताना बाकी है।
जो कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारे प्रश्न में पूछे जाते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया रहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n जो है वह 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ये प्रश्न बहुत समझने और समझदारी का बात है कि यहाँ पर समझना चाहिए कैसे ये कह रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n, मतलब कोई n है जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 4 का पावर n है, क्या यह 0 पर समाप्त हो सकता है? समाप्त हो सकता है, हो सकता है कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आप सभी को एक बात बता देते हैं कि 0 सबसे लास्ट में किसका होता है? 0 लास्ट में किसका होता है? वैसी संख्या जिसको हम 10 से गुना करेंगे, मतलब यदि किसी संख्या में हम 10 से गुना कर देते हैं तब भी उस संख्या के इकाई स्थान पर, मतलब सबसे लास्ट में 0 आता है। थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मतलब कि यदि हमारे पास कोई 4 है, मान के चलिए कि कोई अंक 4 है और यहाँ पर इसे पूछा जा रहा है कि क्या यह 4 0 पर समाप्त हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी संख्या में 10 से गुना करेंगे तब भी 0 आएगा और 10 से गुना नहीं करेंगे तो हमारे किसी भी अंक पर 0 नहीं आएंगे, चाहे वह कोई भी संख्या हो। अगर किसी भी संख्या में हम 10 से, जैसे आप कहने का एक तात्पर्य, आप और आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर हम 10 से क्यों गुना करें, हम अब 100 से गुना कर देंगे, 10 से गुना नहीं करेंगे। तो बाबू ये भी आपका कहना सही है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, 100 को भी आप लिखिएगा तो 100 में 10 से गुना कीजिएगा, उसके बाद ही 100 आता है। ये ध्यान में रखिएगा। यदि हम 100 में पहले 10 को 10 से गुना करते हैं तभी 100 आता है, मतलब कि हमेशा 0 लाने के लिए 10 आवश्यक है, तभी किसी संख्या के लास्ट में 0 आ सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को एक बात पता होगा कि यदि हम 4 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुना 2 आता है। 4 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 इस प्रकार से आता है। और हमारे किसी भी संख्या में 0 लाने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है और 10 लाने के लिए सबसे पहले 2 है और 2 में हम कितना से गुना करते हैं तो 10 आता है। ये आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से समझने का ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अब 2 में कितना से गुना करते हैं तो 2 में यहाँ पर 5 से गुना करने पर 10 आता है और 5 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ प्राकृतिक संख्या है जिसमें 4 का गुणनखंड नहीं है, मतलब 5 का गुणनखंड नहीं है। 2 का तो है लेकिन 5 का नहीं है। तो इस कारण से जो ये प्रश्न है, दिया हुआ जो प्रश्न है प्राकृतिक संख्या है, वह 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे समझ पाएंगे और अच्छे कर पाएंगे। तो इसे लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखेंगे, भाषा में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसे भाषा में लिख देते हैं। तो भाषा में लिखने के लिए सॉल्यूशन, ये जो दिया हुआ पद है, दिया हुआ संख्या में संख्या का अभाज्य गुणनखंड में जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है किंतु 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। यदि हम 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा और 10 के इकाई अंक पर, मतलब सबसे लास्ट में 0 होता है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि 5 नहीं है, इसलिए, इस कारण से या इसलिए, तो इस कारण से ये पद 0 पर समाप्त नहीं होंगे। यही हमारा आंसर हो गया है। तो आशा करते हैं कि ऐसा प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, और ना भी समझ में आया है तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ था प्रश्न में कि क्या किसी n प्राकृत संख्या के लिए 4 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है।
यहाँ पर 4 के पावर n लिखा हुआ है, क्या यह कभी 0 पर समाप्त हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 4 को जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 4 के पावर आप कितना हो रख लीजिए, 1000 भी रख लीजिएगा, तो 4 के पावर में कभी लास्ट में शून्य आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 4 के पावर में कुछ भी रख लीजिए, हमारा 0 नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 4 यदि किसी भी संख्या के पावर 0 इकाई अंक पर 0 नहीं है तो 0 नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से दिया हुआ संख्या को जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 तो आता है, किंतु यहाँ पर 5 नहीं आता है, क्योंकि यदि हम 5 से 2 में गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 आता है और इकाई अंक पर 0 आता है। तो इस कारण से यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसको पावर कितनों भी चढ़ा दीजिए, कहीं भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाते हैं। अब फिर से शुरू से आ जाते हैं, क्या क्या पढ़े थे। अब शुरू में हम लोग पढ़े थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो उसी पर यहाँ पर उसी आधार पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ अंक रहेंगे, जैसे कि 140 दिया हुआ है, तो इसे मिटा देते हैं। अब आप सभी का जो प्रश्न होते हैं 1.2 वह चालू हो गया है, और आप लोग अपने कॉपी कलम जो होता है लेकर साथ में बैठ जाइए और एक काम कीजिए कि अपने बगल में ये किताब को रख लीजिए। ये जो किताब है NCERT का बुक है और इसका कीमत बहुत कम होता है। आप लोग इसे खरीदिए और अपने बगल में इस किताब को रखिए और अपने कॉपी और कलम को अपने बिल्कुल सामने रखिए और यहाँ पर प्रश्न देखते जाइए। तो लिखा हुआ है 1 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1.2 1 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 1 का 1 144 है। तो इसे अभाज्य गुणनखंड में करना है। अभाज्य गुणनखंड, पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। तो उस संख्या में तोड़ना है, इसे उस संख्या में तोड़ना है कि वह संख्या अगर तोड़ दें तो एक और अपने आप से कटना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो संख्या है 10 से सबसे पहले कटेगा। यदि 10 से हम भाग लगाते हैं तो ये 14 बार में कट जाएगा। यह आप सभी को बहुत आसान से पता होगा। यदि हम 14 में 10 से गुना करते हैं तो 140 आता है, लेकिन वो हमें नहीं करना है। इसे करना है अभाज्य गुणनखंड। मतलब कि यदि इसे हम टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दें, यदि 10 को हम लिखते हैं तो 2 गुना में 5 आता है, मतलब कि ये भी टूटेगा भी। इस प्रकार से करना है। यदि इसको तोड़ना चाहिए तो नहीं टूटेगा, सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड, मतलब सिर्फ 2 गुणनखंड टूटना चाहिए। तो इससे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से लगेगा 70 बार में, 2 से लगेगा 35 बार में, फिर लगेगा 5 से 7 बार में। इस प्रकार से तोड़ना है और आप सब लोग अच्छे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा आंसर जो है 140 का यहाँ पर 140 लिखा हुआ है। और 140 का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो सबसे पहले 2 आया है, गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब बोलिए कि क्यों नहीं हुआ? हमने तो सही अभाज्य गुणनखंड किए हैं। इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि आप सभी लोग अभी बच्चे हैं और बच्चे की तरह ही अपना प्रश्न बना दिए हैं। यहाँ पर हम लोग को बच्चे की तरह नहीं, बच्चों की तरह नहीं बनाना है, क्योंकि ये तो हम सभी को 5 क्लास में ही सिखा दिया गया था कि इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करना है। और फिर से हम लोग गुना करके फिर से यहाँ पर पूरा गुना करते थे। 2 दूना का 4, 4 पचे 20, और 20 में जब 7 से गुना करते हैं तो 144। और इसी के कारण हम लोग पूरे जो कॉपी का लास्ट पन्ना होता है उसे भर दिया करते थे। हमेशा लास्ट से जब देखते थे तो 5 पन्ना सभी कॉपी का हमारा भरा रहता था। जब मैथ का बनाते थे तो सभी भरा रहता। इस कारण से, क्योंकि इस सभी को गुना करके सबसे लास्ट में लिखते थे फिर से 144, क्योंकि हम सभी को पता नहीं था कि इसे फिर ये अभाज्य गुणनखंड को इसी को जब तोड़े हैं तो इस प्रकार आया है। अब वही गलती हम लोग करने वाले हैं। तो इसे इस प्रकार से, तो ये एक आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि कोई ऐसा संख्या है जो बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2, 1 और 2 है, गुना में है, 2 गुना 2, तो इसे पावर के रूप में कर दीजिए, शॉर्ट तरीका। तो 2 को 2 है तो 2 के पावर 2, और गुना में 5 और गुना में 7। ये बात हुई ना। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड और सटीक तरीके में आंसर। अब इससे भी प्रश्न पूछ दिए जाएंगे और इसमें से पूछेंगे कि जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 2 का घात कितना है, 2 का घात बताइए। तो अब कितना आंसर दीजिएगा, बताइए तो जल्दी। तो इसका 2 का घात जब देखते हैं तो 2 के पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि 2 का घात 2 है, आंसर 2 आया। अब कोई पूछ देगा कि 7 का पावर बताइए, 7 का क्या होगा? तो बहुत आसान से बताएंगे कि 7 का पावर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 पावर है।
एक बात आप सभी को पता होगा, एक फार्मूला पढ़े थे, कोई विषय है, कोई चैप्टर है, उसमें हम लोग को पढ़ना होता है कि किसी भी संख्या के पावर हम लोग 0 चढ़ा देते हैं तो एक आंसर आता है। बताइए तो ये कैसे आता है? आप लोग सभी कमेंट में बताइए किस प्रकार से ये आता है, सिद्ध करके बताइए कैसे कैसे करने के बाद हम लोग a के पावर 0 चढ़ाएंगे तो एक आंसर आएगा। आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा और इसे शॉर्ट के माध्यम से हम डाल देंगे और आप लोग उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए, लॉन्ग में कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शॉर्ट में कमेंट कर दीजिए इसका पावर किस प्रकार से हम लोग 1 लाते हैं। तो आगे इस प्रकार से प्रश्न देखने वाले हैं और नहीं समझ में आए तो आप लोग बता दीजिएगा कि सर ये प्रश्न जो था हमें नहीं समझ में आया है, आप इसे फिर से एक बार बताइए कि कैसे होगा, तो फिर एक शॉर्ट बनाएंगे और आप सभी को बता देंगे और आप अच्छे कर पाएंगे। आगे का प्रश्न लिखा हुआ है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसे उसी प्रकार से लिखिए जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 2 में 156, तो 156 का फिर से वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 यदि 2 से लगाएंगे तो 7 और 8। अब बताएगा कि यहाँ पर 7 और 8 कैसे आ गया, तो ये बताने वाली बात है, ये नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर फिर से 2 लगाइए तो 3 और 9। अब बताइए कि ये कहाँ से आया, तो ये भी बताने वाला बात है, नहीं बताएंगे। 2 से भाग लगाए हैं तो ये 7 बार में, फिर एक शेष बचा, ये 16, 8 दूनी के 16, फिर 2 से लगाएं, 3 दूनी के 6, 9 दूनी 18, इस प्रकार से आया है। फिर यहाँ पर यदि 3 से लगाते हैं तो 1 बार में और 3 बार में, इस प्रकार से आता है। समझ में आया? तो अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है और गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनखंड इसे कहते हैं कि 2, 2 फिर 3 फिर 13, इसे गुणनखंड कहते हैं। और गुणनखंड के गुणनफल मतलब इसे गुना के रूप में लिखना है। तो 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, क्योंकि आगे भी बढ़ सकते थे लेकिन यहाँ पर 13 जो है अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं करता है। अब इसे पावर के रूप में देखते हैं, कौन संख्या है जो 1 से अधिक बार है। तो यहाँ पर देखिए कि 2 गुना 2 मतलब 2 बार है, तो 2 के पावर 2 चढ़ जाएगा और गुना में 3 और फिर गुना में 13। इस प्रकार से हम लोग बना पाएंगे और अच्छे करेंगे। आगे भी प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं, उससे भी बनाएंगे और पूरे एक एक करके ख़त्म कर पाएंगे। आगे के प्रश्न लिखा हुआ है 3825, इसका भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 3 नंबर प्रश्न 3825, बताइए इसे किस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, इसका आप सभी लोग अभी बताइए। तो इसे भी अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड हम लोग अच्छे तरीके, यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है, किस प्रकार से कीजिएगा जल्दी से करके बताइए। यहाँ पर 3825, इतना स्पीड आप सभी लोग अपने माइंड को बना लीजिए कि यहाँ पर आंसर देने से पहले आप सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, मतलब कि ये सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या 2 से नहीं कटेगा और 2 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से लगाए तो 2 से नहीं कटा। अब इसे 3 से लगा के देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से कटेगा। तो जोड़ कर देखिए, 3 तो है जो 3 से कटेगा, 8 और 2 10 5 15, यानी कि 3 से विभाज्य होगा। तो अब इसे 3 से लगाते हैं तो 3 से 1 बार में, 2 बार में और यहाँ पर शेष 2 बच गया तो 7 बार में और लास्ट में 1 बचा तो 5 या 15। फिर से एक बार 3 से लगा कर देखते हैं तो 3 से 3 चौके 12 और 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, 425 आ गए। अब ये किस संख्या से कटेगा, तो सबसे पहले 4 से चेक करते हैं। तो 4 और 2 6 और 6 5 11 आता है, जो कि 3 से नहीं करता है। अब 5 से लगा कर देखते हैं तो 5 से 5 8 40 होता है, लास्ट में 2 बचा तो 25 और 25 5 बचे 25 होता है, यानी कि ये 85 बार में 85 मरतबे 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पर फिर से इसे 5 से लगाते हैं तो 17 पचे 85 होता है। अब यहाँ पर 17 भी है जो अभाज्य संख्या आ गया है, मतलब कि ये संख्या अब किसी से नहीं विभाज्य होगा। अब इसे सिर्फ लिख देना है 3825। कौन कौन संख्या है, पहले 3 गुना 3 गुना 5 5 गुना 17। अब यहाँ पर एक और देखिए बात कि कौन संख्या है जो 1 से अधिक संख्या में है।
मतलब 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो यहाँ पर 3 है जो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 3 के पावर 2 लग जाएगा। यहाँ पर 5 है जो 1 और 1 2, तो 5 के पावर 2 लग जाएगा, और गुना में 17। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो गया। तो बड़ा अंक देकर हम सभी को हड़बड़ाना नहीं है और उसे अच्छे तरह से सॉल्व करना है। आगे भी प्रश्न है, वो सभी आप सभी को एक होमवर्क देते हैं, सबसे आसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5005, 5005। इसे आप लोग बनाइए अपने कॉपी में और अच्छे कीजिए। अब इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, उसे बनाए या रहने दें, आप सही कमेंट में राय दीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुना में LCM होता है। यहाँ पर देखिए वही प्रश्न आ गया जो आप सभी को अभी बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM गुना में HCF है। इसे सिद्ध करके बताना है। तो पहले इसे मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जांचना है, जांच करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है? 2 संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ 1 नंबर, 2 का 1 नंबर, 26 और 91, 26 और 91। तो यहाँ पर इस संख्या का प्रयोग करके हम सभी को LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो सबसे पहला अंक 26 है और दूसरा अंक 91 है। तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इस कारण से, क्योंकि LCM और HCF हम लोग बिना अभाज्य गुणनखंड का नहीं निकाल सकते हैं। इस कारण से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से अब नहीं कटेगा, तो यह यहीं पर अटक जाएगा। अब यहाँ पर 91, ये किसको से कटता है? तो 9 और 1 10 होता है, यानी कि ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। विषम संख्या है, इस कारण से देख सकते थे 5 से कटेगा, और 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो अब इसे हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे वाला 600 भी नहीं कटेगा, यानी कि क्योंकि इसका इकाई अंक पर 1 है और 6 का विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या 6 से कटेगा। तो अब 7 से देखते हैं, तो 7 से कट सकता है, 7 एकम 7 और 7 या 21 माने कि 13 7 91 होता है। तो यहाँ पर 7 से लगाएंगे 13 बार में 13, इस प्रकार से। तो अब इसे हम लोग सामने सामने लिख देते हैं, 26 बराबर में 2 गुना 13 और 91 बराबर में 7 गुना 13। तो यहाँ पर ये हो गया, और आप लोग बहुत खुश हो गए कि हम तो अच्छे कर दिए, बहुत अच्छा किए। यहाँ पर मिला दिए, मतलब कि यही तो हम जानते थे, और ये कर दिए मतलब बहुत अच्छे किए। तो यहाँ पर ये काम नहीं करना है, ये काम हम लोग बचपन में किया करते थे, जब हम सभी को ना समझ में आया था तब। अब हम लोग समझदार हो गए हैं, आप लोग समझदार हो गए हैं, तो इसे इस प्रकार से नहीं बनाना है। इसके बनाने के लिए सबसे पहले एक बात बताए थे कि जो सबसे न्यूनतम घात होगा उसको HCF कहते हैं, जो सबसे न्यूनतम घात होगा। तो सबसे पहले इसको घात के रूप में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वर्ड है। यहाँ पर 2 गुना 13, 7 गुना 13, तो यहाँ पर वही संख्या HCF होगा जो दोनों में मिलेगा। तो HCF हमारा 13 है, क्योंकि ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो HCF बराबर 13। अब LCM क्या है? LCM इसमें क्या है? तो LCM में आएगा 13 भी, 7 भी और 2 भी, इस प्रकार से आएगा। तो अब इसे गुना करने के बाद क्या आएगा? तो सबसे पहले 13 और 7 दूनी के 14, और यहाँ पर गुना करते हैं तो 2 1 4 3 7 और 1 8 और 1 1 182 आ जाता है।
यहीं पर हमारा बात ख़त्म होने का रहता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर इतना ही पर बात ख़त्म होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ पहले जांच करने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ जांच करके बताना है। मतलब ये एचसीएफ का जो आया है मान और इसका जो मान आया है, दोनों को गुना करने के बाद, इन दोनों का गुना करने के बाद मान बराबर होना चाहिए। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले 26 गुना 91 और बराबर में 13 और गुना में 182। अब यदि हम लोग यहाँ पर 91 में 26 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा। अब 9 6 54, 54 2 56, 6 आएगा। यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 5 23 आएगा। इतना आया है। अब यहाँ पर गुना करके देखते हैं कि 182 में 13 से गुना करने पर इतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पर 182 गुना में 13, 3 दूना का 6 और 3 24, 3 एकम 3 और 3 2 5, 3 2 5, 182। ऐड करने के बाद आएगा 6 6 और यहाँ पर 8 5 13 और 1 1 2। मतलब कि दोनों का मान हम सभी के पास बराबर आ गए हैं, 2366 और 2366। तो 2366 बराबर में 2366 हमारा आंसर आ गया है। मतलब आंसर नहीं आया है, दोनों का मान बराबर आया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सबसे लास्ट में लिख सकते हैं कि हमारा जो मान आया है वह सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब इसके आगे वाले प्रश्न को देखने वाले हैं। आगे भी इसी प्रकार से प्रश्न है और उसे भी हम लोग बनाएंगे और अच्छे कर पाएंगे। बहुत आसान प्रश्न है, तो क्या है उसे देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पर है, उसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 2 नंबर प्रश्न में 510 और 92 इतना हमारा मान दिया हुआ है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड का ही प्रयोग होने वाला है सबसे अधिक बार, और उसे आप लोग भुलाइएगा नहीं। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 बार में। अब यहाँ पर 5 5 10 और 2 12, मतलब 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से 8 3 24 और 5 दिया 15, फिर 8 5 13 आता है, मतलब 3 से नहीं कटेगा, 5 से 17 5 85। अब यहाँ पर 92 है, 92। तो 9 2 11, 3 से विभाज्य नहीं होगा। सबसे पहले 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो 4 और 6, 46 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 2 और 3। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुना 2 गुना 23 आया है। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। 510 को जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुना 2 और 2 गुना 3 और गुना में 5 गुना 17। अब यहाँ पर 92 को जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुना 2 गुना 23। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर सीधा पावर के रूप में लिख देते हैं, सीधा पावर के रूप में। अब एचसीएफ निकालने में बहुत आसान होगा। तो एचसीएफ सबसे पहले तो जो सबसे कम पावर होगा वह एचसीएफ कहेगा, और जो अधिकतम पावर होगा और सभी को एक साथ लेकर एलसीएम होगा। तो सबसे कम पावर सिर्फ 2 है और ऊपर नीचे कोई मिलने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ सिर्फ 2 आया। अब एलसीएम निकालने में बहुत चूँकि एलसीएम बहुत बड़ा आने वाला है, और 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, फिर 23 से गुना, और फिर ऊपर में जो बचा हुआ है 3 गुना 5 गुना 17। तो यहाँ पर अब गुना कीजिए, 17 5 85, 85 में जब 3 से गुना करते हैं तो 5 और 25 यानी कि 255 आता है, और जब 23 में 4 से गुना करते हैं तो 2 और 8 1 9 आता है। अब इसे गुना करते हैं 255 में यदि 52 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है। तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10 1 11, और 2 दूनी 4 1 5,
अब 9 में गुना करते हैं तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 4 49, 9 दूनी 18, 18 18 4 22 और दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पर 0 6 9 5 14 2 1 3 2। इस प्रकार से हमारा 23,460 जब इसको गुना करते हैं तो 23,460 हमारा एलसीएम आया है। अब इसे चेक करना है कि यहाँ पर इसका मान और इसका मान, ये दोनों का मान गुना करते हैं तो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 गुना में 52 गुना 52 बराबर में 2 और गुना में 23,460। अब यहाँ पर 510 में 52 से गुना करते हैं तो पहले 51 में सिर्फ 52 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 2 आता है, 5 दूनी 10 और 9 एकम 9 9 10 और 9 19। अब यहाँ पर 9 पचे 45 और 1 46 इतना आता है और इस पर एक 0 बैठ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को गुना करते हैं तो जब 23,460 को 2 से गुना करते हैं तो 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4, यानी कि दोनों का मान बराबर आ गया है। यहाँ पर दोनों का मान बराबर आ गया है 46,920। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ हमारा बराबर है, सिद्ध हुआ। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आप सभी को समझ में बहुत आसान तरीके से आए होंगे। आगे का 3 नंबर प्रश्न है, उसे हम लोग आगे के वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे कर पाएंगे, क्योंकि आगे का प्रश्न बहुत थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बहुत कठिन तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो इसके आगे हम लोग वीडियो देखेंगे और उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी से एक हमारा जो होता है बहुत बड़ा शिकायत है। शिकायत यह है कि आप सभी लोग के पास वीडियो तो जाता है, आप लोग देखते भी हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा एक टीचर के साथ मत कीजिए। अगर आप सभी के पास किसी प्रकार से पहुंचा है, या तो शेयर का माध्यम से पहुंचा है, या तो इनडायरेक्ट या तो डायरेक्ट पहुंचा है, किसी प्रकार से आप सभी के पास वीडियो पहुंचा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का चेष्टा कीजिए या तो प्रयत्न कीजिए, ताकि आपका भी काम बन सके, आपके दोस्त का भी काम बन सके और थोड़ा सा हमारा भी काम बन सके। तो आशा करते हैं कि इसमें बताए थे जितने प्रश्न बताए हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।